हेलो एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे इट इज़ नथिंग बट एंगल ओनली, राइट। तो पार्टिकल अगर मान लो यहाँ पे इस सर्कल में इस तरीके से घूम रहा है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जितना वो एंगल कवर करेगा उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पर ये एंगल कौन कवर कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में देखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको रेडियस वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई रेडियस वेक्टर क्या होता है। ठीक है, रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ओनली। अब सुनो, यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, एक काम करो, इस सर्कल में जो सेंटर दिख रहा है इस सेंटर को आप ओरिजिन मान लो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन ड्रॉ कर दिया। और इनिशियली हम मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए पे है, ओके, और फाइनली वो घूम घूम कर पॉइंट बी पे चला जाता है। तो इनके बीच में अब देखो, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगा तो ये आर्क बनेगा, आर्क ए बी, और इसके बीच में ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान के चलते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसका लेंथ क्या होगा? इट इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस। पॉइंट ओ से लेकर ए तक का जो लेंथ है वो रेडियस है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ये पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो इसका एक काम करो, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में बताया था कि ओरिजिन से वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वहां तक जा रहा है जहां तक पार्टिकल है। तो अगर मैं इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो वेक्टर कैसा होगा? उस वेक्टर का टेल ओरिजिन पे होगा क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे वो पार्टिकल रखा हुआ है। पार्टिकल पॉइंट ए पे रखा हुआ है, तो ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्योंकि इस पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है, इसलिए इसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेडियस वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई रेडियस वेक्टर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to the position of the particle on the circumference of the circle. समझ में आया? A vector drawn from the center of the circle to the position of the particle on the circumference of the circle. समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे इनिशियली, यहाँ पे जो इनिशियल रेडियस वेक्टर है वो क्या है बताओ? ओ ए बार है। तो ओ ए बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो, इसको ओ ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अब आर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये रेडियस वेक्टर आर बार इस डायरेक्शन में है। फिलहाल इसका डायरेक्शन अलोंग दी एक्स एक्सिस है, राइट, इनिशियल। अब एक काम करो, जब पार्टिकल स्टार्ट होता है तो जैसे पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, जैसे पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, इस दौरान यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है ना वो भी बदल जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब रेडियस वेक्टर पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है, दिस इज योर पॉइंट बी, तो ये रेडियस वेक्टर आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो रेडियस वेक्टर इससे आगे बढ़कर अब ओ बी हो गया। तो इसका मतलब ओ बी क्या है बताओ? ओ बी बार इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन या फाइनल रेडियस वेक्टर। तो अब रेडियस वेक्टर ने देखो किया क्या? रेडियस वेक्टर रोटेट हो रहा है ना, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है वैसे वैसे वो एंगल कवर कर रहा है। तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करता हूँ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर। ध्यान से सुना, इट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम। अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँ इसको तो वो क्या करेगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा, राइट। इस टाइम के दौरान रेडियस वेक्टर जितना एंगल कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? अब और टाइम दूंगा तो वो पार्टिकल और आगे जाएगा, रेडियस वेक्टर और ज्यादा एंगल बनाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो एंगल देखो, बी ओ ए जो फॉर्म हुआ है दैट इज इक्वल टू थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, अब सुनो, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो आर्क बना है, मान लेते हैं इस आर्क का जो लेंथ है वो एस है। एस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। हम लोग ने एंगल इन रेडियंस पढ़ रखा है, तो इसमें हम लोग को पता है इस थीटा का वैल्यू क्या बताओ? थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बता दी? आर्क लेंथ
डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है ना। तो अगर मैं थीटा को रेडियन में मेजर कर रहा हूँ तो आर्क लेंथ बताओ क्या होगा, ए से लेकर बी तक आर्क है, दैट इज एस, और रेडियस इज आर। तो ये रिलेशन आपका आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक रिलेशन आ गया, राइट। इसमें ध्यान से देखो, अगर मान लो ये जो एस है वो बहुत छोटा है, जैसे मान लो ये सेंटर है और ये एंगल थीटा है, और ये जो एस है वो बहुत छोटा है, तो जब ये एस बहुत छोटा होता है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो जब वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा केस हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। सो दिस इज नथिंग बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। और ये थीटा क्या है बताओ, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला बताओ, S इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर थीटा का फॉर्मूला S अपॉन आर, S इज इक्वल टू आर थीटा, राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे हमने देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे देखो एक केस है, अगर मान लो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये बहुत छोटा होता है, इसका एंगल बहुत छोटा है, इसका वैल्यू बहुत छोटा है, देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ थीटा इज स्मॉल, इफ इट इज वेरी स्मॉल, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये छोटा नहीं होता, इफ थीटा इज लार्ज, देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपको बताया था वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं एडिशन के केस में, लेकिन जब ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता है तब ये वेक्टर नहीं रहता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो आप दो एंगल्स को इस तरह से ऐड करोगे और उसके बाद आपने थीटा 2 प्लस थीटा 1 ऐड किया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं। कब, जब ये एंगल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जैसे 60 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। लेकिन अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, जैसे यहाँ पे इस केस में बता रहा हूँ कि जब वो पॉइंट बी से पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाता है, तो देखो एंगल बहुत ही छोटा बन रहा है यहाँ पे। अब इस एंगल को हम लोग यहाँ पे डी थीटा नाम दे देते हैं। डी मैं इसलिए लगा रहा हूँ ये बताने के लिए एंगल बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, यहाँ तक है। तो जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो इसको भी मैं अब एस नहीं लिख रहा हूँ, डी एस लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस को। इसी पिक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, दिस इज योर डी एस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा, राइट। जब एंगल बहुत छोटा हो जाए देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एंगल अगर छोटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपका जो रिलेशन है, ये देखो यहाँ पे सब स्केलर है, राइट। ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, इस केस में एस भी अब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है ही, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं, दिस इज रेडियस वेक्टर, राइट। एंड थीटा भी अगर यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट हो गया बिकॉज इट इज स्मॉल। जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 अगर आप ऐड करो, या फिर डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 ऐड करो, तो ये दोनों बराबर आते हैं। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। सो नाउ इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसे केस में देखो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर और थीटा। तो हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज नाउ इट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो देन इट कैन बी अ स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पर यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं रेडियस वेक्टर को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो तीसरा मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब मुझे क्रॉस साइन यूज करना पड़ेगा डायरेक्शंस के साथ। तो अब इस केस में जहाँ पे तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं आर, डी थीटा और डी एस,
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ds बार इज इक्वल टू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। ये वेक्टर में इसका रिलेशन है, पर मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा जब एंगल बहुत छोटा होगा। अब जब छोटा एंगल है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चलो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता लगाना है। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, अगर आपको थीटा का एंगल पता करना है तो देखो आर्क है, उसको आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो। जैसे कि ये आर्क है, इसका जो भी डिस्टेंस होगा, आर्क का लेंथ होगा, उसको रेडियस से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, एंगल का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो आपका जो एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, उसका जो डायरेक्शन होता है, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। जैसे अगर मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसके सेंटर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन पास करूं, तो वो लाइन जो होगा उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मान लो ऐसे लाइन में पास कर रहा हूँ, इसके अलॉन्ग घूम रहा है, इस लाइन को मैं एक्सिस बोलता हूँ। अब ये एक्सिस जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल बताता है, क्योंकि देखो इसके अलॉन्ग तो पार्टिकल भाग रहा है, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन होगा। अब तुम बोलोगे भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ जब वो जाता है तो ये जो डायरेक्शन आप बोल रहे हो, दिस डायरेक्शन इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ। अब देखो एंगल कवर तो ऐसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्सिस पे ध्यान दे रहे हैं। ये एक्सिस देखो, ये एक्सिस कैसे आ रहा है, बाहर ऐसे आ रहा है ना। इस एक्सिस के अलोंग इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन होगा। अब क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसे पता करोगे, राइट हैंड थंब रूल। जैसे मान लो ये अभी फिलहाल सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। तो जिस सेंस में अपने फिर से राइट हैंड का यूज करना है, जिस सेंस में ये सर्कल घूम रहा है, ठीक है, अपनी जो उंगलियां हैं, ठीक है, ये फिंगर्स, उस सेंस में या उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो। तो जैसे अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं उंगलियों को ऐसे घुमा दूंगा, और आपका जो थंब है वो थंब का डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब अगर सपोज करो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन बाहर की ओर आएगा। समझ में आ रहा है? तो थीटा का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस केस में बाहर की ओर होगा। हम लोग कैसे दे रहे हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो अगर पार्टिकल यहां घूम रहा है तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन बाहर की ओर है, क्योंकि फिंगर कर्ल्ड करना है ऐसे डायरेक्शन में और डायरेक्शन आपको मिल जाएगा थीटा का। अगर मान लो सर्कल ऐसे घूम रहा होता, तो जैसे ऐसे घूम रहा है सर्कल, तो अब देखो सर्कल क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमारे फिंगर को हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे कर्ल करना है। तो अब थंब का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो पार्टिकल है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब ये प्लेन कहीं भी हो सकता है। देखो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। सर्कल जो है, सर्कुलर मोशन वो प्लेन में ही हो रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है फिलहाल। तो ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन में है, ये प्लेन में, और इस प्लेन में ऐसे चक्कर लगा रहा है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखा है, ये इस प्लेन में, और वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो अब ये प्लेन हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो अगर सपोज करो ये इस प्लेन में ऐसे घूम रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी फिलहाल इस सेंस में घूम रहा है, समझ में आ रहा है, अगेन क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसा आएगा बताओ। जिस सेंस में घूम रहा है आप अपनी उंगलियां जो है ना उस डायरेक्शन में ऐसे कर लो। तो आप मुझे बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अगर सपोज करो ये ऐसे जाएगा थीटा का डायरेक्शन, लेकिन अगर सपोज करो मैं डायरेक्शन घुमा दूँ, अगर मान लो उसको मैं क्लॉकवाइज कर दूँ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कर दूँ ऐसे, तो अब बताओ कहाँ होगा। अब अगर सपोज करो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मैं क्या करूँगा, उंगलियों को ऐसे घुमाऊँगा। अब ऐसे घुमाऊँगा उंगलियों को, इसका मतलब जो तुम्हारा थंब का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब अब
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। समझ में आ रहा है, जो कि मैंने ऐसे दिखाया। तो ये सही पिक्चर है कि अगर पार्टिकल ऐसे घूमे तो आपका डी थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, राइट। अगर पार्टिकल उल्टा घूम रहा होता तो ये डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नीचे होता। समझ में आया? तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, यार यहाँ पे s इज इक्वल टू आर थीटा है, ठीक है, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ने पहले थीटा क्यों लिया, बाद में आर क्यों लिया? पहले आर ले लेते तो क्या दिक्कत था? देखो क्रॉस प्रोडक्ट एक तो कम्यूटेटिव नहीं होता, राइट। आर क्रॉस डी थीटा और डी थीटा क्रॉस आर ये दोनों अलग चीज़ है, तो हमको डायरेक्शंस का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब ये रिलेशन एक्चुअली में सही है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। उल्टा कर लोगे, पहले आर ले लोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे डी थीटा क्रॉस आ रही है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग डायरेक्शन कहाँ देते हैं? देखो अगर सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? डी थीटा क्रॉस आर से मिलेगा। मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताया था, उसमें क्या करते हैं हम, अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए तो पहले वेक्टर को घुमा के दूसरे वेक्टर के पास ले जाते हैं और थंब का डायरेक्शन मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मतलब ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, और ये एंगल थीटा इसके बीच में। मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ पे है, ये वेक्टर्स इस प्लेन में है, तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट हैंड का यूज़ करूँगा। ये फिंगर्स, मेरे जो फिंगर्स हैं वो सारे के सारे मैं ए के डायरेक्शन में ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी चाहिए पहले वेक्टर के पास, और उसको घुमा के वेक्टर बी के पास ले आऊँगा। तो थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ बाहर की ओर आ रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो ए की जगह पे डी थीटा है और बी की जगह पे क्या है, आर है। अब थोड़ा यहाँ पे इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये प्लेन ऐसे सीधे प्लेन में है, राइट। फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये ऐसे प्लेन में है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो तो ऐसे सीधे जा रहा है, राइट, वो तो ऐसे जाएगा। अब आर का डायरेक्शन कहाँ पे, रेडियस वेक्टर तो सेंटर से सीधा बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, राइट। तो अब मैं काम करते हैं डी थीटा क्रॉस आर करते हैं, और हमको पता है कि अगर सपोज करो मैं एंगल, ये डायरेक्शन निकालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो ये तो ऊपर आ रहा है क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अगेन राइट हैंड थंब रूल से। तो हमको इस बार क्या करना है बताओ, डी थीटा क्रॉस आर। अब जस्ट इसको इमेजिन करो कि डी थीटा आपका ऊपर की ओर जा रहा है, ये डी थीटा है, ठीक है, ये आपका आर ऐसे बाहर आ रहा है इस प्लेन में, ठीक है। सो डी थीटा क्रॉस आर करना है ना, डी थीटा कहाँ पे है, ऊपर की ओर है, आर ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट सीधे आगे जा रहा है ऐसे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। तो ये डी थीटा और आर, तो अगर मैं डी थीटा क्रॉस आर लेता हूँ तो क्या करना है मुझे बताओ, मुझे अपने फिंगर्स जो है वो डी थीटा के अक्रॉस रखना है, राइट। उसके बाद घुमा के उसको कहाँ ले जाना है, आर के अक्रॉस ले जाना है। तो मेरा डायरेक्शन यहाँ मिलेगा, यानी कि डी थीटा क्रॉस आर का डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये परफेक्ट है ना, डी थीटा क्रॉस आर का डायरेक्शन और डी एस का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आप आर क्रॉस डी थीटा कर लो, पहले आर ले लो, तब तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। देखो अगर सपोज करो पहले आर ले लेते हैं हम लोग और फिर डी थीटा, आर क्रॉस डी थीटा कैसे करोगे बताओ, अपने फिंगर्स आर के पास ले जाना है और उसको डी थीटा की ओर ले आना है। सो आर क्रॉस डी थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पार्टिकल तो आगे जा रहा है, तो ये आर क्रॉस डी थीटा गलत हो जाएगा। सो इट शुड बी डी थीटा क्रॉस आर। समझ में आ रहा है? तब हमको ये रिलेशन सही मिलेगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन वेक्टर के फॉर्म में है, और अगर आपको स्केलर के फॉर्म में चाहिए तो ये सीधा सीधा रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनके बीच में रिलेशन आ गया, राइट। ठीक है, देखो अब हम लोग को पता है थीटा का फॉर्मूला क्या है, इट इज एस अपॉन आर, राइट। और थीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। सो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा जल्दी बताओ, इट इज
रेडियन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में RAD लिख देते हैं। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, इसका डायमेंशंस क्या होगा बता, डायमेंशंस ऑफ थीटा, ये एंगल है ना, एंगल का मैंने बताया था डायमेंशन नहीं होता, सो इट विल बी m0 l0 t0, ठीक है, ये डायमेंशन और ये SI यूनिट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है।